मैं हूं आपके साथ पल्लवी और आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। चूंकि हर कोई चाहता है कोविड वैक्सीन की जानकारी कि जब ये कोविड वैक्सीन आएगा तब किस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्या कुछ सावधानियां बरतनी होगी, खास तौर से क्या उनको ये वैक्सीन लेने की जरूरत है जो खुद कोविड सर्वाइवर रह चुके हैं और अब वो ठीक हो चुके हैं। तो इन तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए हम हर बार एक नए और खास स्पेशलिस्ट को लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं, एक डॉक्टर को लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। और आज एक और खास स्पेशलिस्ट यानी चेस्ट स्पेशलिस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका नाम है डॉक्टर आशीष जायसवाल। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है अमर उजाला में। डॉक्टर आशीष, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, चूंकि कोविड वैक्सीन आने का इंतजार पूरा देश कर रहा है, देश के साथ साथ दुनिया भर के लोगों को इंतजार है कि कितनी जल्दी ये मार्केट में आ जाए और वो इस वैक्सीन को लगवाएं। लेकिन एक सबसे अहम और सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये कि आखिरकार इस वैक्सीन को लगाने के समय या उससे पहले किस तरीके की सावधानी बरतनी ज्यादा जरूरी है? सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो ये वैक्सीन हम लोग लगा रहे हैं ये 2 टर्म्स में लगा रहे हैं। जैसे आज अगर हम 0 डे पे लगाते हैं तो नेक्स्ट का जो सेकंड डोज लगता है वो 21 डोज में लगता है और तब जाके ये वैक्सीनेशन कंप्लीट होता है। अभी जो इसका वैक्सीनेशन अभी यूएस में, यूके में स्टार्ट हो गया है, कनाडा में स्टार्ट हो गया, यूरोपियन कुछ कंट्रीज बहुत जल्दी अपने वैक्सीन स्टार्ट कर देंगे। जो अभी वैक्सीन हम लोग ये लगा रहे हैं ये एक तरीके का क्लिनिकल ट्रायल का ही पार्ट है, बट सिंपैथेटिक ग्राउंड पे हम लोगों ने उस ट्रायल को स्किप करके लोगों को देना चालू कर दिया है। इंडिया में जब आ जाएगी तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोल्ड चेन को मेंटेन करना। अब हमारे पास इसको समझना पड़ेगा कि 2 तरीके की वैक्सीन है। एक ऐसी वैक्सीन है जिसको -70 डिग्री तक ही हम लोग को उसको स्टोर करना पड़ेगा, जो कि बहुत टीडियस जॉब है, जो कि एस्ट्राजेनेका या ऑक्सफोर्ड की मेडिसिन है। जो दूसरी जो अभी स्टार्ट हो गई है फाइजर की या मेडनेटेक की जो वैक्सीन आ रही है, उसके लिए हम लोग उसको रूम टेम्परेचर पे भी आधे घंटे तक रख सकते हैं। उसके लिए जो टेम्परेचर है 2 to 8 डिग्री का है, यानी टेम्परेचर उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं होगा। क्योंकि पहले ये लग रहा था कि हम लोग इसको कोल्ड चेन कैसे मेंटेन करेंगे, -70 डिग्री इज डिफिकल्ट टू मेंटेन। तो वो जो प्रॉब्लम्स थी, वो प्रॉब्लम्स जो अभी ऑक्सफोर्ड जो इसकी जो वैक्सीन लग रही है यूके में या यूएस में, जो फाइजर कंपनी के साथ बना रही है, उसमें ये चीज नहीं है। जैसे वैक्सीन इंडिया आती है तो इसमें जो उन्होंने पहले क्राइटेरिया बुक किया है वो है कि पहले हेल्थ केयर वर्कर्स या जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको ये वैक्सीन मिलेगी, बिकॉज वहां पे वो दे आर मोर गेटिंग डिसेमिनेटिंग दीज इन्फेक्शन। तो सबसे पहले हेल्थ केयर कॉन्टैक्ट रहता है और उनसे लोगों को ज्यादा मिलता भी है, उनको ये मिलेगी। इसके लिए जो पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी है वो पूरी स्ट्रैटेजी बन चुकी है। किस तरीके से आएगी, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किस तरीके से लगेगी। इससे पहले ये तो 3 महीने पहले से ही गवर्नमेंट ने सबके आधार कार्ड या हॉस्पिटल्स में जितने भी हेल्थ केयर फैसिलिटी है वहां पे इसकी रिक्वायरमेंट डाल रखी है। तो गवर्नमेंट इस समय गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से सारी चीजें मैनेज की हैं, ताकि वैक्सीन बस आने की देरी है। चूंकि इस वक्त हमारे साथ बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो जुड़े हुए हैं और लगातार हमको लाइव भी देख रहे हैं, तो मैं उनसे जरूर कहना चाहूंगी, अगर आपके कोई सवाल है जो आप डायरेक्टली डॉक्टर आशीष जायसवाल से जानना चाहते हैं तो इस सवाल को लाइव में लिखकर भेजिए। हम आपके सवालों को शामिल करेंगे, कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब यहाँ पर कोविड वैक्सीन से जुड़े हुए आपको मिल जाए। डॉक्टर, एक अहम सवाल ये कि सबसे ज्यादा जो कोविड वैक्सीन की लगाने की अगर चेन की बात करें, कोल्ड चेन की बात करें, तो कोल्ड चेन को भी लेकर लगातार कई तरीके के सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में आपका खुद का क्या ओपिनियन है? और सबसे पहले तो मैं आपके जरिए समझना चाहूंगी और समझाना चाहूंगी अपने सारे व्यूअर्स को कि कोल्ड चेन एग्जैक्टली क्या टर्म होता है और इस कोल्ड चेन का क्या एक इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले कर रहा है ये एक शब्द। देखिए, जो भी वैक्सीन है, वैक्सीन यूजुअली क्या हो सकते हैं, या तो एमआरएनए जो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है, या डेड वायरस हो सकते हैं, या दूसरे अलग वायरस, एडेनो वायरस जो कि कैरियर की तरह होती है जिसके अंदर इसका जेनेरिक मटेरियल होता है। तो जो ये वायरल पार्टिकल्स हैं इनको हमको बहुत ही लो टेम्परेचर पे रखना पड़ता है। कोल्ड चेन कोई नया शब्द नहीं है, पोलियो में भी कोल्ड चेन को हम लोग फॉलो करते हैं। जितने भी वैक्सीन होते हैं उनको हम लोगों को माइनस टेम्परेचर पे रखना पड़ता है, ताकि जो उसके अंदर डीएनए या आरएनए या जो वायरस पार्टिकल्स हैं वो खत्म ना हो, वो मरे ना। अगर वो पार्टिकल्स ही नहीं रहेंगे तो वैक्सीन इंजेक्ट करने से कोई फायदा नहीं है। जो अगर जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो जो उसका इंग्रेडिएंट होता है वेस्ट हो जाता है, वो डेड हो जाता है, जो कि इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करता है। जब भी कोई पार्टिकल वायरस का या जो भी वैक्सीन का
मान लीजिए स्पाइक प्रोटीन है या mRNA, DNA है, वो बॉडी में जाके बॉडी में एक रिस्पॉन्स जनरेट करता है। अगर वो पार्टिकल ही उसके अंदर डेड हो जाएगा तो वो रिस्पॉन्स नहीं जनरेट करेगा, तो वैक्सीन का जो इफेक्ट है वो नहीं आ पाएगा। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, कोविड जब हम लोग पोलियो वैक्सीनेशन कर रहे थे, कई बार पोलियो वैक्सीनेशन फेलियर आ रहा था, कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी, वो सारी की सारी रिपोर्ट्स जब बाद में इन्वेस्टिगेट किया गया तो दैट्स ए कोल्ड चेन फेलियर। यानी कोल्ड चेन को मेंटेन करना, इसीलिए देखा होगा आपने गवर्नमेंट जो अपने जो कोल्ड स्टोरेजेस हैं या जो ऐसे सेंटर्स जहां पे कोल्ड की फैसिलिटी है, वहां पे उसको सबको इनलिस्ट कर रही है, इनुमरेट कर रही है, ताकि जैसे वैक्सीन आए ताकि वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत प्रॉपर हो। बड़ी कॉस्टली वैक्सीन है, इसलिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी, हमारे साथ कुछ दो व्यूअर्स और जुड़े हुए हैं जो अपने कुछ सवाल हमसे रखा है उन्होंने, और हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। एक हमारे साथ व्यूअर है मोहम्मद सलीम, वो पूछना चाहते हैं कि इस आम आदमी के लिए इस वैक्सीन की क्या कॉस्ट होगी, और महेश पूछते हैं कि वैक्सीन का कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं होगा। दो सवाल हैं आपसे। देखिए, जो वैक्सीन की जो कॉस्ट है वो भी गवर्नमेंट को फिक्स करना है। देखिए, यूएस में या यूके में तो ये तो वैक्सीन पूरा गवर्नमेंट अपने ही सिस्टम के थ्रू लगा रही है, वहां पे उनके जो सिटीजन है उनको इसके लिए कोई पे नहीं करना। इंडिया में क्या सिस्टम रहेगा, इंडिया में कितना गवर्नमेंट पे करेगी, कितना हम लोगों को उसके अंदर पे करना पड़ेगा, ये अभी तक क्लियर किया नहीं ना, तो इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। मोस्ट प्रोबेबली जो अभी जैसा लग रहा है, जो बातों में लग रहा है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिया में भी मिलनी चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन है इसके अंदर कि ये वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं ना, बहुत ही सेफ मेडिसिन है, वैक्सीन है। जो भी वैक्सीन अभी यूके में लग रही है, यूएस में लग रही है फाइजर की, उसको ऑलरेडी लाखों लोगों को लगाया जा चुका है, उनमें कोई सिम्टम्स नहीं है। कुछ लोकल सिम्टम्स होते हैं जहां भी वैक्सीन डालते हैं, ये इनका हो सकता है 2-3 दिन आपको थोड़ा पेन हो, रेडनेस हो, स्वेलिंग हो, जो कि हर एक वैक्सीन, हर एक इंजेक्शन के साथ हो सकता है। इसका एक साइड इफेक्ट ये भी है वैक्सीन का, क्योंकि ये डेड वायरस है, ये वायरस या जो डेड पार्टिकल है या जो mRNA पार्टिकल है, ये हमारी बॉडी में जाके इम्यूनोजेनेसिटी करेगा। जैसे इम्यूनोजेनेसिटी करेगा तो कुछ टाइम के लिए हमारे अंदर एंटीबॉडी रिस्पॉन्स होगा, यानी फीवर आना, चिल्स आना, नाक की सर्दी हो जाना, थोड़ा रेडनेस हो जाना, स्वेलिंग हो जाना, ये कुछ सिम्टम्स को आ रहे हैं। ये ट्रांजिएंट सिम्टम्स हैं, टेम्परेरी सिम्टम्स हैं, ये 4 से 5 दिन में चले जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो ये वैक्सीन एंटीबॉडी रिस्पॉन्स कर रही है, ये रिस्पॉन्स 4 हफ्ते 5 हफ्ते में पूरा आएगा। यानी अगर मुझे वैक्सीन लग गई है तब भी मैं वायरस को स्प्रेड कर सकता हूँ 4-5 हफ्ते तक, जब तक एंटीबॉडी बन ना जाए, एंटीबॉडी उस पार्टिकल को किल ना कर दे। यानी 4-5 हफ्ते तक वैक्सीन लगने के बाद भी आपको सारी की सारी जो प्रिकॉशंस हम लोग बोलते हैं, 2 गज की दूरी या मास्क का यूज, उसको प्रॉपर करना है। और चीज मैं समझना चाहूंगी आपसे, जो न्यूबॉर्न बेबीज होंगे, क्या उनके लिए ये वैक्सीन कारगर साबित होगी? अगर कारगर शब्द का मैं यूज ना करके ये समझने की कोशिश करूं कि क्या उनके लिए वैक्सीन हार्म इफेक्ट कर सकता है? देखिए, प्रॉब्लम क्या है, जो भी वैक्सीन अभी हमने स्टार्ट, आपको पता है एक वैक्सीन बने में 5 से 6 साल लगता है, ये वैक्सीन हमको 1 साल के भीतर ही भीतर मिल गई है, क्योंकि इसमें हमने जो सबसेट था, जिस पेशेंट पे वैक्सीन टेस्ट किया है, हमने बच्चों को लिए नहीं ना, हमने 16 ईयर से ऊपर के लिया है और प्रेग्नेंट लेडीज को इससे अलग रखा हुआ है। यानी अभी ये वैक्सीन बच्चों को लेस देन 16 ईयर्स या प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं मिलेगी, बिकॉज इसका डाटा अभी अवेलेबल नहीं है। परसों ही WHO ने बोला है, यूके में के थ्रू बात हो रही थी, अगर कोई कंट्री चाहे तो सिंपैथेटिक ग्राउंड पे बच्चों के वैक्सीन दी जा सकती है, पर यूएस में अभी जो स्टार्ट हुआ है, कनाडा में या यूके में अभी हम दे रहे हैं, उसके अंदर अभी बच्चों को लेस देन 16 ईयर्स और प्रेग्नेंट लेडीज को ये वैक्सीन कि इफेक्टिव होगी कि नहीं होगी, पर इसका डाटा अभी नहीं ना। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चों की समझना पड़ेगा, जो बच्चे लेस देन 15 ईयर्स हैं, दे आर कैरियर्स, उनमें बीमारी ज्यादा नहीं हो रही है, उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, उनमें मोर्टेलिटी नहीं होती, वो एक कैरियर की तरह काम करते हैं बच्चे। यानी अगर बच्चों को अगर हम वैक्सीन ना भी दें तब भी कोई बहुत बड़ा हैवॉक नहीं होने वाला। आपने देखा होगा जो भी पेशेंट जिनकी डेथ हुई है वो लेस देन 20 तो केवल 1% से भी कम लोग हैं। तो अगर उनको नहीं भी मिलती वैक्सीन तो इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं ना, माओ को भी परेशान होने की जरूरत नहीं ना, बच्चे को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई है कोविड से यूजुअली। एक और बहुत ही अच्छा सवाल है, जाकिर ने पूछा ये सवाल। जाकिर का कहना है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से हर एक इंडियन को वैक्सीन लगाने में कितना वक्त लगेगा, और क्या इस वैक्सीन के लगने से दोबारा कभी इन्फेक्टेड होने के चांसेस या फिर डर नहीं रहेगा? देखिए, अगर ये वैक्सीन लगती है, हर वैक्सीन के है, जैसे हम लोग जो वैक्सीन
करते हैं वायरस की, वो 1 साल में हमें बूस्टर लगाना पड़ता है। तो वैसे ही मुझे जो लगता है, अभी डाटा नहीं ना, पर 6 महीने में आपको इस वैक्सीन का नया बूस्टर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो कितने समय तक उसके लिए रहता है, ये अभी नई स्टडीज में पता चलेगा। पर ऐसा लग रहा है कि हर 6 महीने में या 1 साल में बूस्टर इस वैक्सीन का भी लगेगा। दूसरा क्वेश्चन, अगर इंडिया जैसी कंट्री में हम पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम करते हैं, आपको पता है इंडिया में ऑलरेडी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया वैक्सीन बनाना, वैक्सीन प्रमोट करना, सब चालू हो रखा है। फिर भी कम से कम 18 महीने लगेंगे सारे इंडियंस को वैक्सीनेटेड होने में, अगर सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। यानी 18 महीने से 2 साल लगेंगे पूरे इंडिया को वैक्सीनेटेड होने में। एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर कोई पूरी तरीके से स्वस्थ है और वो अभी तक कोविड इन्फेक्टेड नहीं हुआ है, हालांकि शायद बहुत से ऐसे एसिम्टोमेटिक मरीज भी मिले हैं जिन्हें पता भी नहीं चला कि वो कोविड इन्फेक्टेड थे या नहीं और वो ठीक हो चुके हैं, तो जो पहले से हेल्दी फिट एंड फाइन है और उनका इम्यूनिटी सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग है, तो क्या उनको पहली कतार में खड़ा होना चाहिए वैक्सीन जब लगेगी उस वक्त? नहीं, देखिए, जो जो सिस्टम बना है उसके अंदर सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इस बीमारी को, जैसे कोई बंदा एसिम्प्टोमेटिक कैरियर, पर वो कैरियर तो है, तो जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो बहुत ज्यादा लेवल पे कैरियर्स हैं, क्योंकि वो तो डेली दे आर टेकिंग केयर ऑफ पेशेंट्स इन सम वे और इन सम डिफरेंट वे। यानी जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है सबसे पहले उनको ही लगेगी, जो हेल्थी ग्रुप है उसको सबसे अंतिम में मौका मिलेगा। पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स, देन जितने भी जो लोग इसमें डिस्ट्रीब्यूशन में लगे हैं वैक्सीन में वो, उसके बाद जेरियाटिक पॉपुलेशन पहले आएगी, मोर देन 45 जो लोग हैं, 55 लोग वो आएंगे, या कोमॉर्बिडिटी वाले लोगों को वैक्सीन मिलेगी, और उसके बाद अगर 1-1.5 साल बाद रहेगा तो हेल्दी इंडिविजुअल को मिलेगी। यानी उनको सबसे पीछे कतार में रहना है। पॉपुलेशन की बात कहिए, जेरियाट्रिक लोगों की बात कहिए वैक्सीन से संबंधित, तो एक सवाल पुनीता का हमारे पास है। पुनीता ये पूछती हैं कि कोविड-19 वैक्सीन बच्चों और बुजुर्गों के लिए कितनी सेफ है? मैम, बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं है, बच्चों को भी वैक्सीन नहीं मिलनी है, 15 साल से ऊपर के लोगों को ही वैक्सीन मिलनी है पहले, क्योंकि ट्रायल्स बच्चों पे नहीं हुए हैं एफिकेसी के। और उसके बाद मोर देन 15 ईयर जितने भी एज ग्रुप है सबके लिए सेफ है, उतनी ही सेफ है जितनी वो, अगर वो 40 ईयर्स लोगों के लिए सेफ है, वो उतनी ही जीरियाटिक पॉपुलेशन या एल्डरली 65% से ऊपर के लोगों के लिए भी सेफ है। तो सेफ्टी प्रोफाइल एकदम बढ़िया है, सेफ्टी के मत डरे। पर बच्चों में और प्रेग्नेंट लेडीज में अभी वैक्सीनेशन नहीं लगना, क्योंकि जो डाटा है, जो हम लोग रिसर्च का डाटा है, वो अभी इसके लिए अवेलेबल नहीं है। चूंकि हम आज सावधानियों की बात कर रहे हैं कि कोविड-19 के वैक्सीन आने के बाद कितनी सावधानियां बरतनी जरूरी है, तो क्या अब हम सब जानते हैं कि कोरोना काल में जो अपना लाइफस्टाइल है उसमें भी बहुत ज्यादा बदलाव हुए हैं, अब वर्क फ्रॉम होम चलने लगा है, लोग बाहर खाने को अवॉइड करने लगे हैं, ज्यादातर हेल्दी खाना खा रहे हैं, तो वैक्सीन लगने के बाद भी क्या इन चीज़ों पर कंट्रोल रखना ज़रूरी होगा? जैसे अगर हम एक सोशल डिस्टेंसिंग की बात अगर हम इस वक्त कर रहे हैं, मास्क की बात इस वक्त कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन की बात हम इस वक्त कर रहे हैं, तो वैक्सीन लगने के बाद भी क्या हमें उतना ही सजग रहने की ज़रूरत है या थोड़ी बहुत रिलीफ लेने की ज़रूरत है? आप क्या सोचते हैं? यस, जो प्रिकॉशन हम अभी ले रहे हैं हमें वो इसको फॉलो करना पड़ेगा। इसका मैं एग्जांपल देना चाहता हूं। जिन लोगों को कोविड हो गया है, क्या उनको वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं? तो उसका आंसर है यस, क्योंकि जिनको कोविड हुआ है, जिनके अंदर एंटीबॉडी बन गई है, वैसे तो केवल 70% लोगों में एंटीबॉडी बनी है, 30% लोगों को तो एंटीबॉडी बनी नहीं ना, उनको तो वैक्सीन लेनी पड़ेगी। जिनको एंटीबॉडी बन भी गई है, ये भी एंटीबॉडी न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज ही है, मतलब अगर री इन्फेक्शन होगा तो उनको आज 50% है। न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज वो होती हैं जो रियल वायरस आता है जो उसको किल करती हैं। मुझे इन्फेक्शन कोविड हुआ, मेरे अंदर एंटीबॉडी बनी, क्या वो एंटीबॉडी इतनी पावरफुल, इतनी पोटेंट है कि नेक्स्ट बार जो वायरस आएगा उसको किल कर सकती है? नहीं, ये न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज नहीं है। यानी जिनको कोविड हुआ है, अगर वो हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं तो उनको भी वैक्सीन लेनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जब हम मान लीजिए सबने वैक्सीन मिल भी गई है, फिर भी हमें ये नहीं पता कि जो वैक्सीन का जो टाइटर है वो कब तक किल होगा। हो सकता है कुछ लोग का 3 महीने में किल हो जाए, हो सकता है 6 महीने में लोगों में वैक्सीन का असर ही खत्म हो जाए। यानी हमको जितना जो मास्क का यूसेज, सैनिटाइजेशन, डिस्टेंसिंग, इन सब का फॉलो तो 1 से 1.5 साल करना पड़ेगा, जब तक 70% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड नहीं हो जाती। वाई 70%? बिकॉज अगर एक बार 70% पॉपुलेशन को वैक्सीन लग जाएगी, उस समय हर्ड इम्यूनिटी जैसा कंसेप्ट आ जाएगा, एक लोकल इम्यूनिटी जनरेट हो जाएगी जो कि प्रिवेंशन में काम आएगी। यानी जब तक
इन्वॉल्व नहीं होती, तब तक सबको सेम डिस्टेंसिंग, सेम हैंड हाइजीन, सेम कॉफ कल्चर एंड सेम डिस्टेंसिंग फॉलो करनी पड़ेगी। लोगों से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हर एक शख्स जो आज थोड़ी बहुत वायरल फीवर का शिकार हो रहा है, या उसको थ्रोट इन्फेक्शन हो जा रहे हैं, या थोड़े से गले में खराश जैसी समस्या हो रही है, तो हम सबको ऐसा लगता है कि कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। तो आप एक ऐसा बेसिक टिप्स क्या देना चाहेंगे, अगर हम एक नॉर्मल डोमेस्टिक टिप्स के बारे में ही अगर हम बात करें, होम मेड टिप्स की अगर बात करें, तो ऐसा कौन सा आप टिप्स देना चाहेंगे कि मतलब उन लोगों को अगर थोड़ी बहुत थ्रोट में इन्फेक्शन भी हो रहा है, या कुछ ऐसी थोड़ी बहुत एक गलत फहमी भी हो गई है कोरोना को लेके कि कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया, तो उससे वो थोड़ा बच सकें डेली लाइफ में अगर हम बात करें? देखिए, कोई भी बहुत मुश्किल है सर्दी, नॉर्मल सर्दी खांसी को कोविड इन्फेक्शन से डिफरेंशिएट करना, ये बहुत ही डिफिकल्ट है, बिकॉज सिम्टम्स एकदम मिले हुए सिम्टम्स हैं। वो अपने को आइसोलेट करे, सारी प्रिकॉशंस ले, और अपने जो लोकल डॉक्टर है उससे या तो ऑनलाइन कंसल्टेशन या उससे बात करके कि भाई मुझे ये सिम्टम्स हो रहे हैं, क्या मुझे टेस्ट कराना चाहिए, ना कराना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को फीवर आ रहा है, फीवर बहुत कॉमन है आजकल, जिसको फीवर आता है उसको कोविड पॉजिटिव ही आता है। अगर फीवर आ रहा है तो सबको अपना कोविड का टेस्ट कराना चाहिए। यानी अगर किसी को भी घर में कुछ भी हो रहा है, घबराए मत, हताहत ऐसा ना हो, अपने को आइसोलेट करे, प्रॉपर जो केयर है अपना फूड का, अपना डाइट का, क्योंकि कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही, आपको पता है, ना एजिथ्रोमाइसिन ना आइवरमेक्टिन, कोई मेडिसिन बहुत ज्यादा काम नहीं कर रही है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अपना बेड रेस्ट करें, फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, अपना लिक्विड इंटेक बढ़ाएं और कंप्लीट बॉडी में रेस्ट करें। अगर ये नॉर्मल वायरल होगा तो इमीडिएटली 1 दिन 2 दिन में चला जाएगा। अगर नहीं जाता है तो अपने फिजिशियन से मिलें और उनसे इमीडिएटली रिस्पॉन्स करें, अपना कोविड-19 का टेस्ट कराएं और घबराएं मत। इंडिया में जो मोर्टेलिटी है वो 0.5% से भी कम है। यानी और वही मेरा जो एक्सपीरियंस है, वही लोग रेस्पेक्ट नहीं किया है, जिन्होंने अपने को रेस्ट नहीं किया है। जिन जिन पेशेंट ने, आप भी देखिए इंडिया का जो डाटा है, जो एल्डरली है, हमारे यहाँ जेरियाटिक पेशेंट बहुत कम जिनकी डेथ हुई है। मोस्टली जो पॉपुलेशन 45 से 55 वाले लोग ज्यादा एक्सपायर हुए हैं, जो कॉम्प्लिकेट हुए, बिकॉज उन्होंने बहुत ज्यादा एक समय में, जब स्टार्टिंग समय में केयर नहीं की अपनी। यानी अगर आप घर पे रहते हैं, केयर करते हैं, डाइट अपना लेते हैं, तो चांसेस कॉम्प्लिकेशन के बहुत बहुत कम हो जाते हैं, एकदम नलिफाई हो जाते हैं। इसलिए मेरा तो रिक्वेस्ट यही है, अगर आपको जरा सा अपर रेस्पिरेटरी हो तो आप रेस्ट करें, अपने डॉक्टर को मिले और टेस्टिंग कराएं। सवाल हैं, 2 आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी। एक विपिन ने पूछा और एक जाकिर ने वापस से सवाल पूछा है। विपिन पूछते हैं कि अगर किसी एक शख्स को, किसी को भी अगर कोरोना का वैक्सीन लग जाता है तो वो कितने दिनों तक सुरक्षित रह सकता है कोरोना से? और एक सवाल पूछ रहे हैं कि ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम कि सामने वाले को वैक्सीन लग चुका है और हमें उससे ज्यादा दूर रहने की जरूरत नहीं है, या उनके साथ हमको सोशल डिस्टेंसिंग रखने की जरूरत नहीं है? ये सवाल विपिन का है। देखिए, मैंने पहले भी बताया, ये वैक्सीन की एफिकेसी अब ये पूरी पता नहीं ना, पर ऐसा लग रहा है कि 6 महीने तक तो अगर किसी को वैक्सीन लगता है तो 24-25 दिन के बाद एंटीबॉडी रिस्पॉन्स आ जाता है। तो 1 महीने के बाद से लेके 6 महीने तक तो उसको रिपीट, उसको इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। मगर जो वो पहला महीना है उसके अंदर वो ट्रांसमिट कर सकता है, या हो सकता है कि आगे भी ये जो पेशेंट जिसको वैक्सीन लगी है वो भी ट्रांसमिट कर सकता है। बिकॉज अगर किसी को वायरल होता है, ट्रांसमिट तो कर ही सकता है, वो बॉडी में नहीं जा रहा है, बॉडी में इसका इम्यून रेजिस्टेंस को किल कर दे रहा है, मगर जितने दिन के लिए वायरस हमारी बॉडी में सस्टेन कर रहा है उतने दिन के लिए वो बंदा स्प्रेड कर सकता है। यानी अभी तो मास्क डिस्टेंसिंग सबको फॉलो करनी है। जो दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो वैक्सीन का, विपिन का क्वेश्चन क्या था, मैं फिर से बोलूं कि व्हाट हियर कर पाएंगे है कि हम, कि जिससे हम मिल रहे हैं या जिससे हमने हैंडशेक ही किया है, या जो हमारे साथ उठ बैठ रहा है उसको कोविड की वैक्सीन लग गई है जिसे हम ना जानते हो? देखिए, ये तो जो भी सिस्टम है, ये तो पूरा जो सबके, जो एक उनकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा उसके बाद ही किसी को वैक्सीन लगेगी, बिकॉज बड़ी प्रीशियस वैक्सीन है। तो ये पता लगाना किसको नहीं लगा है, तो इससे हमें, पर ये इस समय ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है कि आई एम वैक्सीनेटेड और हूं कि नहीं हूं, क्योंकि हमें सबको अपने को डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है। जिसको वैक्सीन लगी है उसको भी डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है, ताकि वो अपना स्प्रेड किसी को ना दे दे। यानी वैक्सीन लगी है, किसी को नहीं लगी, हमें तो सेम प्रिकॉशंस फॉलो करनी है भी।
सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, जाकिर ने पूछा ये सवाल। जाकिर पूछते हैं कि जब कोविड वैक्सीन आ जाएगी मार्केट में, तो जैसा कि आप बता रहे हैं और तमाम जो स्टडीज हैं और न्यूज़ हैं जो वो ये बता रही हैं कि जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं पहले फिलहाल उनको वैक्सीन लगेगी। तो भारत में बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत सारे पॉपुलेशन ज़्यादा, अगर हम बात करें लोगों की, तो हेल्थ वर्कर्स बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे में कितनी मात्रा में पहली बार वैक्सीन उपलब्ध हो पाएगी और जब वो बचेगा तब फिर आम लोगों को लगेगा? वो इनका ये कंसर्न है पूछने का। देखिए, कंसर्न आपका एकदम सही है। इस वायरस को रोकने का एक ही सबसे बड़ा तरीका है कि इसके स्प्रेड को रोका जाए। जो फ्रंट लाइन को जो वैक्सीन लग रही है, वो वैक्सीन इससे नहीं लग रही कि उनको कॉम्प्लिकेशन ना हो, इनका ना हो, उनको इसलिए लग रही है कि उनमें स्प्रेड को रोका जाए। अगर मैं दिन में 10 पेशेंट्स देखता हूं, मान लो सपोज एक पेशेंट को कोविड था, मुझे कोविड हो गया, तो मेरे चांसेस है मैं 9 पेशेंट को कोविड दे सकता हूं। यानी बहुत इंपॉर्टेंट, जो बंदा टॉप पे बैठा है जो कि स्प्रेडर हो सकता है, दैट्स वाई फ्रंट लाइन या हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन दी जा रही है। बिकॉज वो जो हेल्थ केयर का बंदा है वो सबसे मिल रहा है, चांसेस उनके स्प्रेड करने के सबसे ज्यादा होते हैं। इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि वो डॉक्टर है उनको इसलिए कि उनको पहले ये मिलना चाहिए। ये इसका एक साइंटिफिक नोशन ये है कि इसके स्प्रेड को रोका जाए। आपको पता है लोगों को कोरोना हो रहा है, तो ये एक इवेंट है, हॉस्पिटल एक इवेंट है जहां से सबको कोरोना हो रहा है। एक फैमिली में कोई एडमिट होता है, सब लोग मिलने आते हैं, सबको कोरोना हो जाता है। एक कोई डेथ सेरेमनी हो रही है, किसी को कोविड है, सबको कोरोना हो जाता है। यानी जो इवेंट है, पहले इवेंट को रोकना ताकि बहुत से लोगों को ना हो। जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, वो एक इवेंट की तरह काम करते हैं स्प्रेड करने के लिए। इसलिए बहुत जरूरी है कि इनको पहले वैक्सीन दी जाए ताकि कोरोना का स्प्रेड खत्म हो। हाँ, वैक्सीन धीरे धीरे आएगी, धीरे धीरे लॉट पे आएगी। हमारे यहाँ भी 2 कंपनियां जो वैक्सीन बना रही हैं, डॉक्टर रेड्डी है जो उसने सर्विलेंस भी स्टार्ट कर दिया है। हो सकता है विद इन 3 मंथ हमारे यहाँ की वैक्सीन भी बनना चालू हो जाएगी। एक बार जब इंडिया में वैक्सीन बनना चालू हो जाएगी तो आप देखना फटाफट मिल जाएगा। आपको याद होगा आरटीपीसीआर टेस्ट पहले 5000 का होता था, अब 700 में होने लग गया है, क्योंकि अब इंडिया की कैपेसिटी इतनी हो गई है इस प्रोसीजर के लिए कि हमने कॉस्ट और भी कम कर रहे हैं। तो विद इन 6 मंथ जब इंडिया की वैक्सीन आ जाएंगी, इंडिया की जो भारत सीरम सबकी वैक्सीन इंडिया में जब, फिर अपन देखेंगे किस तरीके से गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है। बहुत अच्छी जानकारी और बहुत अच्छी चर्चा रही आपके साथ डॉक्टर आशीष। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कोविड-19 वैक्सीन से जुड़ी जितनी बातें थी, इवेंचुअली कोविड-19 से जुड़ी हुई जितनी बातें थी, हमें लगता है कि अभी हमारे व्यूअर्स जितने भी जुड़े हुए थे इस वक्त हमारे साथ या इसके बाद भी जो इस प्रोग्राम को रिकॉर्डेड वे में देखेंगे, उनको इस प्रोग्राम से बहुत सी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वैक्सीन को लेकर जो क्लियरेंस उनको चाहिए थी वो भी मिल गई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आशीष आपका। और इस वक्त जो हमारे साथ व्यूअर्स आप तमाम लोग जुड़े हुए थे, स्पेशली जिन लोगों ने सवाल पूछे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का भी। तो इस तरीके की खबरें हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके साथ ही आपको कोविड से जुड़े हुए तमाम अपडेट्स देते भी रहेंगे। अगर आपको इन खबरों को विस्तार से पढ़ना है तो अमर उजाला के पेज पर जाकर आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ई पेपर को भी पढ़िए। इसके अलावा आप अमर उजाला के वीडियोस को अगर देखना चाहते हैं, खबरों को देखना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब पर जाइए और वहां जाकर अमर उजाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया।